हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ टीनिया सोलियम। ठीक है। सो दिस इज़ पार्ट टू। पार्ट वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको जितने भी सिस्टम थे, नॉर्मल, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, वो सब बता दिया है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है तो थोड़ा सा देख लेना आप लोग। और अगर आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर लेना। ये टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, ये चैनल का लिंक है, ये आपका इंस्टाग्राम की आईडी है, ये मेल आईडी है। तो जहाँ भी कन्वीनियंट लगे सवाल पूछ सकते हैं आप। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। तो चलिए आज अब लेक्चर शुरू करते हैं आज का। तो हेडिंग देंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लाइफ हिस्ट्री। ठीक है भाई। तो लाइफ हिस्ट्री और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम इसमें देखो क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगा। ठीक है। देन मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगा और फिर इनके बाद इनका जो कॉपुलेशन होता है वो देखेंगे। कॉपुलेशन के बाद आपका इसकी फिर लाइफ हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। डायजेनेटिक होता है, ये सब चीज़ें जो हम पीछे पढ़ के आ गए हैं, है ना। तो बस एक बार मैं आपको, अच्छा, मैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगा आपको, मेल और फीमेल, इनको मैं लिखवाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा बढ़िया से डायग्राम में कि कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या पार्ट्स हैं। और फिर उसके बाद मेन है आपका इसका लाइफ हिस्ट्री। तो ये आपका मेन है, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे भी डायग्राम में और लिखेंगे भी। ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटी बताऊं ऊपर ऊपर से, तो जो मेल होता है आपका, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका मतलब जैसे आपने देखा ना टीनिया सोलियम, तो उसमें जो सेगमेंट्स थे आपके, तो मैंने आपको बताया था कि शुरू के 200 जो होते हैं वो तो इमेच्योर होते हैं। फिर अगले जो 400 से 600 होते हैं, मान लो 400 से 600 आपके, ये मैच्योर हैं आपके। ठीक है। तो मैच्योर प्रोगुलेटेड, जिसको हम रिप्रोडक्टिव प्रोगुलेटेड बोल के आए। तो इसमें क्या होता है, जैसे स्यूडो मेटामेरिज्म हुआ ना, तो हर सेगमेंट में ऐसे मतलब सेगमेंट लगे गए, तो हर सेगमेंट में आपका मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होंगे। मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसके सेक्स के, वो दोनों प्रेजेंट होंगे। मेल के भी प्रेजेंट होंगे, फीमेल के भी, एक ही सेगमेंट में। ठीक है भाई। और मेनली मीजनकाइम सेल जो इसमें पड़ी हुई है उसी से बनता है। तो इसमें होता क्या क्या है, मेल वाले की अगर मैं बात करूँ तो इसमें होता है टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, वास डिफरेंस, सिरस और सिरस सैक, है ना। कोई समाइनल वेसिकल नहीं होता इसमें, नो समाइनल वेसिकल, नो समाइनल वेसिकल। तो टेस्टिस कैसा होता है, वास डिफरेंस कैसा होता है ना, ये सब मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। और साथ साथ चलो जब फीमेल की बता, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका क्या क्या होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है आपका ओवरी, ठीक है, ओविडक्ट, अभी सब डायग्राम में दिखाऊंगा, वेजाइना मतलब सीडो वाला, यूट्रस, है ना, वाइटेलाइन ग्लैंड, वाइटेलाइन ग्लैंड, और आपका वही मेहिल्स वाला जो उसमें हमने देखा था ना, मेहिल्स ग्लैंड देखा था फेसियोला में, वो सब होगा। ठीक है। तो ये सारे पार्ट मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, समझाता हूँ अच्छे से। ये मैं आपको सारा पूरा अच्छे से समझाता हूँ। देन उसके बाद मतलब लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं लिखवा भी सकता हूँ दो दो पॉइंट सबके ऊपर, टेस्टिस ओविडक्ट, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो जो मैं बोलूँगा ना, जो वर्ड्स मैं बोलूँगा, अगर जिसको लिखना है तो जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ वही वो लिख लेना। ठीक है। क्योंकि मैं कुछ फालतू नहीं बोलूँगा, जो मैं उसमें समझाऊंगा वही लिखना है, अगर किसी को लिखना है तो। ठीक है। तो चलो डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में इसको अच्छे से समझते हैं। तो इसमें हम देखेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं मेल की बात करूँ, तो मेल में मैं आपको बता के आऊँ कि टेस्टिस होती है। ठीक है। तो एक तो टेस्टिस हो गया, एक वास डिफरेंस हो गया, एक वास डिफरेंस हो गया। ठीक है। देन उसके बाद आपका सिरस हो गया। ठीक है। तो ये सब हो गया। तो ये जो ब्लू कलर के डॉट देख रहे हो ना आप, ये सॉरी येलो कलर के जो डॉट देख रहे हो ना आप, तो ये सारे जो डॉट हैं वो आपके टेस्टिस हैं। तो टेस्टिस बहुत ही छोटी होती हैं, मतलब बहुत सारी नंबर में होती हैं, स्फेरिकल होती हैं और ऐसे मीजनकाइम में स्कैटर्ड होती हैं। ठीक है। तो आप टेस्टिस के लिए अगर लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख लेना, देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज स्कैटर्ड इन द मीजनकाइम। ठीक है। फिर टेस्टिस में स्पर्म का सिक्रेशन होने के बाद उसको लेके आएगी आपकी वास इफरेंस। तो ये रेड कलर की आप देख रहे हो, ये वास इफरेंस है आपका। ठीक है। तो वास इफरेंस के थ्रू आपका हर टेस्टिस से ये कनेक्ट होगी और सारी टेस्टिस से आपका जो भी है ये स्पर्म को कलेक्ट करते लाते बड़ी वाली ट्यूब में डाल देगी। तो बड़ी वाली को हमने बोला वास डिफरेंस, वही जैसे ह्यूमंस में होता है। ठीक है। तो वास डिफरेंस में आ गया। तो वास डिफरेंस जो होता है वो आपका थोड़ा थिक होता है, और वास डिफरेंशिया जो होता है आपका वो थोड़ा पतला होता है ना। और दिस वास डिफरेंस इज एक्सटेंडिंग अप टू दी प्रोग्लोटेड। ठीक है। तो ये जैसे एक सेगमेंट है, ये मैंने आपको एक सेगमेंट की फोटो दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो एक सेगमेंट में आपका ऐसा हो रहा है, वैसे इसके पास बहुत ही 400 से 600 सेगमेंट है ना मैच्योर वाले, तो हर सेगमेंट में यही काम हो रहा है। तो एक सेगमेंट में कैसे हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है।
तो ये आपका एक्सटेंड हो जाता है बाहर तक, जो मतलब प्रोग्लोटिड का जो मार्जिन है आपका वहाँ तक चला जाता है। और वहाँ तक जाने के बाद आप देख रहे हो, मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार। तो आप देख रहे हो यहाँ से आपका आने के बाद जेनाइटल एट्रियम तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये ग्रीन कलर का अगर आप देख रहे हो वास डिफरेंस के ऊपर से, मतलब थोड़ा सा जिसके ऊपर से ये जा रहा है, तो वहाँ पर आपका सिरस पड़ा होता है। तो सिरस वही जो आपका ये जो स्पर्म की तरह का, स्पर्म कह रहा हूँ, पेनिस की तरह काम करता है ना, जैसे हमने फैसियोला में पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आपका ये सिरस के यहाँ से जा रहा है और ये आपका आउटर मार्जिन तक जा रहा है। उसके बाद आपका ये पहुंच रहा है जेनाइटल पोर। तो यहाँ पर जेनाइटल पोर होगा, दिख रहा है कहीं? चलो कोई नहीं, यहाँ पर जेनाइटल पोर होगा जहाँ से वो स्पर्म को निकालेगा, और वो जेनाइटल पोम आपका जेनाइटल एट्रियम में पहुँचेगा, वही जैसे फैसियोला में था सेम ऐसी है। फिर जेनाइटल एट्रियम के होते हुए कॉमन गोनोपोर जो है ना आपका, कॉमन गोनोपोर, यहाँ के थ्रू आपका इसका स्पर्म निकलेगा, ठीक है भाई। तो आपका ये हो गया। तो गोनोपोर जो है आपका ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज होता है, ठीक है। जैसे मतलब इस वाले सेगमेंट में यहाँ पर है, तो इस वाले, इसके बाद जो अगला सेगमेंट है ना ये वाला, तो इस सेगमेंट में इधर की साइड आ जाएगा। तो ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज होता है। तो क्लियर हो गया मेल वाले का पार्ट। तो टेस्टिस से निकला वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से सिरस, मतलब पेनिस के थ्रू होते हुए आपका जेनाइटल जेनाइटल पोर के थ्रू जेनाइटल एट्रियम, जेनाइटल एट्रियम के बाद कॉमन गोनोपोर से आपका बाहर निकलेगा। और बाहर निकल के फिर आपका जो फीमेल है उसकी बॉडी में बाहर निकलेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए आपका ये पोर के थ्रू कॉमन उसके जाएगा, फिर आपका फीमेल में एंटर करेगा, ठीक है। तो वो फीमेल में कैसे होता है वो मैं आपको फीमेल में बताता हूँ। तो अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल को देखो आप यहाँ पे, ठीक है। तो फीमेल में क्या होगा आपका कि जैसे देखो दो ओवरी हैं, बाइलोब्ड है, ठीक है। और ये ओवरी है आपका एक कनेक्टेड है एक ब्रिज से, जिसको हम बोल रहे हैं ओवेरियन ब्रिज, ठीक है भाई। तो ओवेरियन ब्रिज से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर आपका, ये मैं साथ साथ क्लियर भी करता चलूँगा, यहाँ पर आपका एक ओविडक्ट दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? ये रहा आपका ओविडक्ट, ठीक है। तो ये ओविडक्ट जो है आपका ये कनेक्टेड होता है, एक तो जो वाइटालाइन डक्ट आ रही है, जो वाइटालाइन ग्लैंड से जो मतलब नरिशमेंट के लिए प्रोवाइड करेगा, यहाँ से आ रही है आपका कनेक्टेड है। और दूसरा आपका ये कनेक्टेड आपका इससे यूट्रस से, और तीसरा ये कनेक्टेड है आपका इससे, ये आपका क्या बोलते हैं सेमाइनल रिसेप्टेकल वाला पार्ट है। तो होता क्या है कि जो मेल ने स्पर्म डाला आपका, ठीक है, तो मेल ने आपका स्पर्म डाल दिया कॉमन गोनोपोर में। अब कॉमन गोनोपोर के थ्रू होता हुआ आपका जो स्पर्म है वो आपका एंटर करेगा वेजाइना में। तो ये वेजाइना आपकी, तो वेजाइना के थ्रू होता हुआ आपका वो पहुंच जाएगा सेमाइनल रिसेप्टेकल के पास, ठीक है। तो ये सेमाइनल रिसेप्टेकल है। तो सेमाइनल रिसेप्टेकल क्या होता है? सेमाइनल रिसेप्टेकल का जो काम होता है वो क्या करता है, जो स्पर्म यहाँ से आ रहे हैं ना, उन स्पर्म को टेम्परेरीली स्टोर करके रखता है। कब तक? जब तक इस ओवरी से आपका ओवा का सिक्रीशन नहीं हो जाता, ठीक है। तो जैसे ही ओवरी से ओवा का सिक्रीशन होगा वैसे स्पर्म आपके आगे बढ़ेंगे और आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसमें आपका ऊ टाइप जो है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ऊ टाइप में फर्टिलाइजेशन होती ही, और यहाँ से जो वाइटालाइन ग्लैंड से आपका जो भी आ रहा है नरिशमेंट के लिए वो प्रोवाइड करेगा। देन आपका ये जो जितना भी ये पार्ट आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के जाइगोट वाइगोट बना, फिर ये आपका मूव कर जाएगा इस यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो ये आपका ब्लाइंड सैक जो है ना वो एक यूट्रस है। सो दिस इज यूट्रस। तो यहाँ पर आपका जैसे ये मूव करने लगेगा तो इस पर ना कैप्सुलेशन होने लग जाएगा, जाइगोट है ना, तो इस पर एग शेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्टिलाइज एग कैप्सूल है, ये देख रहे हो, जो बीच में आपका ब्लैक कलर का डॉट है वो तो आपका जाइगोट है, उसके अराउंड जो शेल है वो येलो कलर की शेल बनी हुई है, ठीक है भाई। तो स्फेरिकल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है आपका, ये आपका ऊ टाइप है, और ये जंक्शन पे है तीनों के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा आपका वही है यूट्रस, तो मैंने आपको बता ही दिया। और बस तो धीरे धीरे जो यूट्रस है वो आपका बड़ा होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे इसमें एग का जो अभी जाइगोट है ना, फिर इसमें डिवीजन होगा, क्लीवेज होगा, तो सेल का नंबर बढ़ता है ना, तो आपका धीरे धीरे बड़ा होता है। तो ये मैच्योर प्रोग्लोटिड आपका ग्रेविड प्रोग्लोटिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे बडिंग भी हो रही है ना ऊपर से, तो ऊपर से बडिंग हो रही है तो नीचे की तरफ पुश होता जा रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सारे डिटेल से बताया था, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ इसका आपका जो बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो वो हो गया आपका डायग्राम, आपने देख लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा लाइफ हिस्ट्री बताता हूँ आपकी, ठीक है। तो मैं एक रफ फॉर्म में पहले लाइफ हिस्ट्री बता देता हूँ, फिर उसकी डायग्राम दिखाऊंगा, देन मैं उसको लिखवा भी दूंगा, ठीक है। तो अगर हम लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपने देखा कि जो आपका वो है टीनिया सोलियम है वो आपका डायजेनेटिक है। डायजेनेटिक मतलब इसको दो होस्ट चाहिए होंगे। तो इसका प्राइमरी होस्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैन होता है और इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है, जो इंटरमीडिएटरी होस्ट होता है, वो आपका पिग होता है, ठीक है। तो प्राइमरी होस्ट मैन होता है का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना, मतलब ये है कि जो मेन जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ रहता है। और सेकेंडरी होस्ट का मतलब क्या है, जो इंटरमीडिएट स्टेज है, मतलब इसमें कोई लार्वल स्टेज वैसे नहीं है कि मतलब वो अपने
दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन देयर ओन, ठीक है। बट ये है कि इंटरमीडिएट स्टेज है, तो वो पिग के अंदर एंटर कर जाती हैं, फिर वहाँ पे सर्वाइव करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो सबसे पहले इसमें आपका कॉपुलेशन होगा, और कॉपुलेशन के लिए भी आपका इसमें मोस्टली सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होता है, ठीक है। तो मतलब सेम ही जो टीनिया होगा आपका, उसी का जो सिरस होगा निकलेगा और उसी के वेजाइना में एंटर कर जाएगा। मोस्टली सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है, ऐसा नहीं है कि क्रॉस नहीं होगा। फिर उसके बाद आपका कॉपुलेशन होने के बाद सेल्फ फर्टिलाइजेशन मान लो इसको, ठीक है। एंड देन आपका जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, ठीक है। वो मैं आपको डायग्राम में दिखा चुका हूँ कि कैसे कैसे वो बनेगा। फिर इसमें आपका क्लीवेज शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो जाइगोट बनेगा उसके ऊपर यहीं पे आपका एक एग की शेल फॉर्म कर लेगा, एग शेल फॉर्म कर लेगा, और उसी में फिर क्लीवेज होता रहेगा। जैसे हमने वहाँ फैसियोलो में पढ़ा था ना, क्लीवेज होता रहता अंदर ही अंदर, तो वैसे इसमें क्लीवेज होते होते यहाँ पे आपका हेक्साकेंथ लार्वा बन जाता है, हेक्साकेंथ लार्वा, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है आपका कॉपुलेशन, क्योंकि अडल्ट कहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, मैन के अंदर। मैन की जो बॉडी है, होस्ट की जो बॉडी है, उसकी जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मैन के अंदर चल रहा है सारा काम, ठीक है। तो मैन के अंदर ये हेक्साकेंथ लार्वा बना, इसको हम ओंकोस्फेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओंकोस्फेयर, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब ये हेक्साकेंथ लार्वा जो है आपका, ये डेवलप होगा, है ना, इसमें आपका जो भी डेवलपमेंट होता रहेगा। फिर ये आपका जो प्रोग्लोटेड होता है, मैच्योर वाले, मतलब मैच्योर के बाद जो ग्रेविड वाले होते हैं वहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाएगा, तो ग्रेविड वाले में चला जाएगा। और मैंने आपको बताया था ग्रेविड प्रोग्लोटेड जो होते हैं वो धीरे धीरे डिटैच होते रहते हैं इसकी बॉडी से, जो एपोलाइसिस प्रोसेस हमने पढ़ा था। तो एपोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ये मेन जो टीनिया की बॉडी है, इससे डिटैच हो के ये जो मैन है उसकी फीसिस के साथ बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बाहर आ गए। अब ये फीस जो मैन है उसकी फीसिस में पड़े हुए, ठीक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है मैन का उसमें पड़े हुए हैं इसके मैच्योर ग्रेविड प्रोग्लोटेड, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे जो पिग है वो इसको आके खाता है, ठीक है। जो ह्यूमन फीसिस है उसको पिग आके फीड करता है। तो फीड करता है तो ये पिग के अंदर चले जाते हैं, तो अब पिग के इंटेस्टाइन में काम शुरू होगा आगे। तो यहाँ तक ये सारा हुआ मैन के अंदर, ठीक है। तो अब पिग के अंदर क्या होगा, तो जो पिग के अंदर जैसे ये पिग के इंटेस्टाइन में जाता है तो इसने जो शेल बनाई थी उसका डिजोल्व हो जाता है, और इसमें एक दो लेयर और बनाता है, वो भी डिजोल्व हो जाती हैं, ठीक है। जो लार्वा आपका ये हेक्साकेंथ लार्वा था ना, शेल के अंदर प्रोटेक्टेड था, फ्री हो जाता है, तो फ्री ओंकोस्फेयर बोलते हैं हम इसको पिग के अंदर आने के बाद। फिर वो क्या करता है, जो पिग है आपका उसी के इंटेस्टाइन में मतलब छेद वेद करता है, पोर बनाता है, और पिग की बॉडी में फैलने लगता है, ठीक है। फैलने लगता है इन द सेंस मतलब कि वो उसकी जो हार्ट है, लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है, उसके अलावा मसल्स है, तो वहाँ सब चले जाता है और कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को एक अनदर फॉर्म ऑफ लार्वा में, जिसको हम बोलते हैं सिस्टी सर्कस लार्वा, सिस्टी सर्कस लार्वा, ठीक है। तो ये भी एक स्टेज आएगी। फिर ये सिस्टी सर्कस लार्वा जो है वो डेवलप होगा, और डेवलप बन के आपका ब्लैडर वॉर्म शेप ले लेगा, जिसको हम मैच्योर सिस्टी सर्कस लार्वा बनाएंगे। मतलब अर्ली बनाता है फिर मैच्योर होता है इसी में, क्या बोलते हैं, पिग के अंदर ही आपका सारा काम हो रहा है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, जो पिग की जो मसल होती है उसी में आपका स्टोर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मीजली पोर्क। क्या बोलते हैं? मीजली पोर्क, ठीक है। अभी सब बताऊंगा, बस आप ये समझ लो कि रफली साइकिल कैसे हो रही है। तो मीजली पोर की फॉर्म में आपका मतलब जब ये लार्वल स्टेज जो पिग है उसकी मसल्स में स्टोर हो जाएगी तो हम उसको बोलते हैं मीजली पोर। और जब इसको इंसान खाता है, मतलब अनकुकड हो, प्रॉपरली कुक ना हो, क्योंकि प्रॉपरली कुकड होगा तो ये मर जाएगा, बट अनकुक फूकड है ना, अनहाइजेनिक है, तो इसको जैसे ही खाता है तो फिर ये मैन के अंदर आता है, और मैन के अंदर आने के बाद फिर ये अपनी जो सिस्टीसेरस लार्वा था मैच्योर वाला, वो पूरी तरह से डेवलप होकर आपका टीनिया सोलियम बन जाता है, ठीक है। और टीनिया सोलियम बनने के बाद फिर से वापस से आपका एक पॉपुलेशन करेगा और ये फिर चलता रहेगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से कुछ इसकी लाइफ हिस्ट्री चलती है। अभी एक डायग्राम में देखो आप, ठीक है, फिर मैं उसको आपको लिखवाता हूँ। तो ये आपकी लाइफ साइकिल है। तो अगर लाइफ साइकिल में आप देखें तो प्राइमरी होस्ट मैन है, सेकेंडरी होस्ट आपका पिग है। तो मान लो ह्यूमन की बॉडी में टीनिया सोलियम पड़ा हुआ है, ठीक है, पहुंचेगा कैसे अभी बता दूंगा। तो इसमें आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, सारा सब कुछ हुआ जो अभी हम पढ़ कर आए हैं, और यहाँ पर आपका जो ग्रेविड प्रोग्लोटेड है उसका फॉर्मेशन हो गया। तो ग्रेविड प्रोग्लोटेड में आपका क्या हो रहा है कि जो आपका एग जाइगोट बना था उसमें एग शेल है, ठीक है, तो मतलब कैप्सुलेटेड एक तरह का ये, तो शेल आपकी इसमें प्रेजेंट है। तो ये धीरे धीरे आपका शेड ऑफ होने लग जाएंगे, एपोलाइसिस हो रहा है आपका। तो ये जो ग्रेविड वाले हैं वो ह्यूमन फीसिस के थ्रू आपके बाहर आ रहे हैं। तो जब आपका ये ह्यूमन बॉडी के अंदर था तो इसमें आपका ये जो जाइगोट बना, फिर उसमें क्लीवेज हुआ, अनइक्वल क्लीवेज होता है, बताऊंगा अभी कॉपी में मैं आपको। फिर उससे आपका एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से आपका हेक्साकेंथ लार्वा बनता है, ठीक है, जिसको हम ओंकोस्फेयर लार्वा बोलते हैं। तो ओंकोस्फेयर लार्वा आपका बन चुका है और वो इसी प्रोग्लोटेड में पड़ा हुआ है।
फिर जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो इस पर जो पिग है वो आके फीड करेगा, तो ये फीड पिग की इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पिग की इंटेस्टाइन में एंटर कर गया हेक्सागेंथ लार्वा। ठीक है भाई, और जो आपका निकला था ह्यूमन की बॉडी से। ठीक है, ह्यूमन फिशिस के साथ लगभग 30,000 से 40,000 लार्वा प्रेजेंट होता है एक प्रोग्लोटिड में, जो ग्रेविड वाला होता है। ठीक है, तो ये आपका पहुंच गया पिग की इंटेस्टाइन में। अब पिग की इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये जो आप देख रहे हो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है, जो आपकी एग शेल होती है वो डिजोल्व होती है, फिर आपकी एम्ब्रायोफोर होती है वो डिजोल्व होती है ना। ये मैं भी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, समझाऊंगा कॉपी में कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपका डिजोल्व हुआ कि आपका ये कुछ इस तरह फ्री ओंकोस्फेयर लार्वा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये एनकैप्सुलेटेड होता है और यहाँ पर ये फ्री बन जाता है, तो इसमें हुक का फॉर्मेशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। देन आपका ये फिर पूरी बॉडी में मूव करता है पिग की, है ना, इंटेस्टाइन के होते हुए हार्ट में, लिम्फ वेसल्स में, मसल्स में, तो ऐसे पूरे में मूव करता है, फ्रीली मूव होता है आपका ये, उसकी ब्लड में घूमता रहता है पिग के। देन आपका ये जाके क्या होता है, स्टोर हो जाता है मसल्स में, तो ये मसल्स हैं, तो मसल्स में आपका कुछ इस तरह से स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे मसल्स हैं तो यहाँ पर ये स्टोर जब होता है तो इसकी लार्वल स्टेज का नाम हो जाता है सिस्टी सर्कस। क्या नाम हो जाता है, सिस्टी सर्कस। तो मान लो सिस्टी सर्कस स्टेज पड़ी हुई है आपकी ये वाली, तो इसके अराउंड ना एक वाइट कलर का कैप्सूल फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टी सर्कस सेलुलोज। तो इस अपीयरेंस के जो मीट होता है, जो पोर्क होता है ना, उसको हम बोलते हैं मीजली पोर्क। तो ये आपका मीजल पोर्क है, MEASLY, मीजल पोर्क। ठीक है, तो मीजली पोर्क है। अब इसको क्या करा, इसको ह्यूमन ने फीड करा। ठीक है, ये अनकुक्ड है, प्रॉपर्ली कुक नहीं है। प्रॉपर्ली कुक्ड होगा तो ये डेथ हो जाएगी इनकी, जो सिस्टी सर्कस लार्वा है, बट ये प्रॉपर्ली कुक नहीं है, तो ह्यूमन ने इसको खाया किसी भी फॉर्म में, तो ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में पहुंचा। अब ये आपका सिस्टी सर्कस फॉर्म में पहुंचा था। ठीक है, मतलब इसी फॉर्म में। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसमें आपका पहले इन वेजाइनेशन होगा, फिर ई वेजाइनेशन होता है, यहाँ से आपका इसका प्रोस्कोलेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो प्रोस्कोलेक्स से फिर आपका स्कोलेक्स का फॉर्मेशन आता है। तो यहीं पे आपका ये मतलब जब सिस्टी सर्कस बना था ना आपका, तो वहीं पे आपका उसके बाद ही, जस्ट उसके बाद ही आपका ये प्रोस्कोलेक्स का डेवलपमेंट होने लग जाता है इसमें। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर इसमें आपका फिर वही है, स्कोलेक्स बन जाता है और इसमें बडिंग शुरू हो जाती है, और बडिंग होकर फिर इसका धीरे धीरे साइज बढ़ने लगता है, और साइज बढ़ने लगता है फिर ये मैच्योर अडल्ट टीनिया सोलियम बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कुछ इसकी लाइफ साइकिल होती है। तो डायग्राम आपने देख ली, अब हम इसको लिख लेते हैं जो लाइफ हिस्ट्री हमने पढ़ी है। तो लिख लो, सबसे पहले कॉपुलेशन लिख लो कि कॉपुलेशन अगर, ठीक है, कॉपुलेशन कैसे होता है, तो मैं मतलब पूरा नहीं लिख रहा मैं, लेकिन बोल रहा हूँ, आप वो लिख लो। ठीक है, तो लिख लो कि सीरस ऑफ द सेम सेगमेंट इंसर्टेड इनटू द वेजाइना ऑफ सेम सेगमेंट। ठीक है, तो जो सेगमेंट्स हैं आपके, तो इसी का सीरस निकलेगा और इसी के वेजाइना में आपका एंटर कर जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपका कॉपुलेशन हो गया। तो कॉपुलेशन होने के बाद ये जो स्पर्म है उसने अंदर डाल दिया, तो वो सेमाइनल रिसेप्टेकल जो है वहाँ पर स्टोर हो जाता है। कब तक, जब तक ओवरी ओवर रिलीज नहीं करती। ठीक है, तो स्पर्म स्टोर्ड इन सेमाइनल रिसेप्टेकल, स्पर्म स्टोर्ड इन सेमाइनल वेसिकल, सॉरी सेमाइनल रिसेप्टेकल, वेसिकल तो होता नहीं है, टिल ओवा गेट्स रिलीज बाय द ओवरी। तो ये आप लिख लो। ठीक है, देन उसके बाद आपका कि आफ्टर ओवा रिलीज्ड फर्टिलाइजेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन अकर्स। ठीक है, और यहाँ कॉपुलेशन से पहले चाहो तो आप लिख लो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जाइगोट फॉर्म्ड। ठीक है, जाइगोट फॉर्म, एंड या ऐसे लिखो जाइगोट फॉर्म हो गया आपका। फिर उसके बाद आप लिख लो कि एग शेल ऑल्सो फॉर्म, एग शेल फॉर्म। मतलब एग्जाम में आपको अपने हिसाब से लिखना है, एग्जैक्टली तो एग्जाम में नहीं लिखोगे ना, बट ये है कि मैं आपको पूरा एक वो जो मैंने समझाया है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, देन एग शेल फॉर्म हो गया, जाइगोट बन गया था, तो जाइगोट में फिर आपका क्लीवेज स्टार्ट, तो क्लीवेज इसका कैसा होता है, क्लीवेज होता है इसका अनइक्वल एंड होलोब्लास्टिक। ठीक है, तो अनइक्वल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो गया। और अनइक्वल में भी आपकी दो तरह की इसमें सेल बनती है, एक मेगा मेयर बनती है, मेगा मेयर, और एक आपकी एम्ब्रियोनिक सेल, एम्ब्रियोनिक सेल। ठीक है, मतलब जो एक जाइगोटस में डिवीजन होगा, एक आपकी मेगा मेयर बनेगी और एक आपकी एम्ब्रियोनिक सेल बनेगी। ठीक है, तो मेगा मेयर आपकी बड़ी होती है, लार्ज होती है, नाम में ही है मेगा, और एम्ब्रियोनिक सेल आपकी स्मॉल होती है। ठीक है, तो ये जितना भी आपका एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है ना, वो ये फॉर्म करती है, इट फॉर्म्स एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाती है। और जो एम्ब्रियोनिक सेल होती है आपका, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है दो तरह की सेल्स में, एक को हम बोलते हैं मीजोमेयर, और एक को बोलते हैं माइक्रोमेयर। ठीक है, तो मीजोमेयर और माइक्रोमेयर बेसिकली ये मोरूला बना रहा है, तो ये मोरूला की आउटर फॉर्म बनाती है
आउटर फॉर्म, और ये जो माइक्रोमेयर है ये आपका मेन जो इनर सेल मास होता है ना, वो ये फॉर्म करती है, इट फॉर्म्स इनर सेल मास। और ये इनर सेल मास ये आपका एम्ब्रियो बनाता है, ये आपका एम्ब्रियो बनाता है, और यही आपका डेवलप हो जाता है, डेवलप इनटू हेक्साकेंथ लार्वा, डेवलप इनटू हेक्साकेंथ लार्वा, हेक्साकेंथ लार्वा। ठीक है। और ये जो मीजोमेयर ने आपकी जो कवरिंग बना रहा था मोरूला की, ये आपका पूरा एम्ब्रियो को सराउंड कर लेता है, और सराउंड करने के बाद आपका जो एक लेयर बनाता है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रायोफोर, एम्ब्रायोफोर। तो आप ऐसे लिख लो कि दिस मीजोमेयर फॉर्म्स आउटर लेयर ऑफ मोरूला विच फॉर्म्स इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कॉल्ड एम्ब्रायोफोर। ठीक है, तो एम्ब्रायोफोर बना लिया। एम्ब्रायो ऐसे है, बीच में आपका हेक्सागोनल लार्वा पड़ा, फिर एम्ब्रायोफोर है, उसके बाद बाहर आपका शेल है। ठीक है। अच्छा, एक काम करो, इसको भी एक डायग्राम में देख लो, तो जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो डायग्राम में देखो। तो समझने के लिए यहाँ पे देख लो कि जाइगोट आपका ऐसे बना, यॉर्क सेल्स आपकी प्रेजेंट थी वहाँ पे, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसके अराउंड आपका एग शेल बन गया। ठीक है, तो ये जाइगोट अंदर है, ये एग शेल बन गया आपका। और फिर जो आपका जो ये जाइगोट में अनइक्वल डिवीजन हुआ, तो अनइक्वल डिवीजन होने के बाद दो तरह की सेल होगी, इसमें अनइक्वल डिवीजन बनेगा, तो एक तो मेगामेयर बनेगी, एक आपकी एम्ब्रियोनिक सेल बनेगी। ठीक है भाई। और एम्ब्रियोनिक सेल जो है आपका, फिर उसमें फर्दर डिवीजन होगा, उसमें दो तरह की सेल्स बनेगी, एक आपकी मीजोमेयर बनेगी, एक आपकी माइक्रोमेयर बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी मेगामेयर तो यहाँ ऐसी की ऐसी है, मतलब उसमें खुद का डिवीजन हो रहा है, बट एम्ब्रियोनिक सेल जो है वो दो में टूट गई हैं, एक मीजोमेयर एक माइक्रोमेयर। तो ये जो मीजोमेयर है आपका, ये आउटर जो मोरूला है, क्योंकि ये मोरूला बन चुका है, दो सेल स्टेज के बाद मोरूला आ जाता है ना, तो मोरूला की जो आउटर लेयर है वो आपकी मीजोमेयर बनाएगी, और जो माइक्रोमेयर है ये मेन आपका एम्ब्रियो बनाएगी। तो ये जो बीच में पिंक कलर का है, मेन एम्ब्रियो यही है आपका। ठीक है। तो माइक्रोमेयर जो है मोरूला की, वो आपका आईसीएम जो इनर सेल मास होता है वो बनाती है, जिससे आपका एम्ब्रियो बनता है, और फिर वही एम्ब्रियो आपका हेक्सागोनल लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर वही आपका ओंकोस्फेयर वगैरह में कन्वर्ट होता है। और इसके बाहर वाली जो आपकी मीजोमेयर है, ये आपकी ये एम्ब्रियो के अराउंड सराउंडिंग कर रही है। ठीक है, तो सराउंड करेंगी तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोफोर। ठीक है, तो एम्ब्रियोफोर बना रही है। ठीक है भाई। बाकी एग मेगामेयर तो ये आपकी हैं ही, जो इनका तो काम वही है, आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाना। तो ये आपका लेट मोरूला में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो इस स्टेज में आने के बाद आपका ये एम्ब्रियोफोर है, ये एग शेल की आपकी कवरिंग हो गई है, तो लेट मोरूला कुछ ऐसे है। तो एम्ब्रायोफोर का फॉर्मेशन हो गया। फिर एम्ब्रायोफोर का फॉर्मेशन होने के बाद फिर धीरे धीरे इसमें क्या होता है, हुक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब ये आपका हेक्सागोनल लार्वा बन जाता है, मतलब हेक्सागोनल लार्वा बनने की स्टेज ही चल रही है आपका, ये एम्ब्रियोफोर बनने के बाद आपका यंग ओंकोफोर बनता है ये। ठीक है, या ओंकोस्फेयर बनता है, यंग यंग वाला। ठीक है, तो मतलब हेक्सागोनल लार्वा जो आपका वो इसमें डेवलप हो रहा है। तो इसमें आप अगर हेक्सागोनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ना 3 पेयर ऑफ हुक्स बनते हैं, तो ये 6 होते हैं, तो आपका इसलिए हम काइटिनस हो गए, इसलिए इसको हेक्सागोनल स्टेज बोल रहे हैं। ठीक है भाई। तो इसको हम यंग ओंकोस्फेयर भी बोलते हैं। देन धीरे धीरे इसमें जो डेवलपमेंट होता रहता है, फिर ये आपका बॉडी से बाहर आ जाता है, ये आपका मैच्योर प्रोग्लोटिड में पड़ा हुआ होता है, और ये बॉडी से बाहर आ जाता है। फिर इसको फीड करता है, पिग फीड करता है। देन उसके बाद आपका पिग की बॉडी में कुछ जो एग शेल है आपके इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये डिजोल्व हो जाती है बाहर वाली, तो फिर आपका सिर्फ ये बनता है। तो ये आपकी एम्ब्रायोफोर है जो बनी थी, फिर ये भी डिजोल्व हो जाती है। तो अंदर जो आपका ये डेवलप हो रहा है ना, तो ये धीरे धीरे और डेवलप होकर आपका ये सिस्टी सर्कस में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमने भी देखा। ठीक है, अब सिस्टी सर्कस में डेवलप होने के बाद फिर ये आपका कुछ इस तरह से बनता है, ताकि फिर ये पिग की जो इंटेस्टाइन है उसको परफोरेट करता है, और फिर पूरे ब्लड में पिग के ऐसे घूमने फिरने लगता है। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल या ओंकोस्फेयर से कंफ्यूज नहीं होना, एक ही नाम है। बस ये समझ लो कि अर्ली और ये आपका मैच्योर। तो अर्ली मतलब इसमें पूरी कवरिंग वगैरह रहती है, ये आपका इंसिस्टेड फॉर्म है, और ये आपका फ्री फॉर्म है जो इन्फेक्शन होने के बाद पिग की इंटेस्टाइन में घूम फिर रहा है। ठीक है भाई। तो डायग्राम में आपने देख लिया, समझ लिया। ठीक है, तो अब ये हेक्सागोनल लार्वा जो डेवलप हुआ है एम्ब्रियो से आपका, तो इसमें क्या होगा, इसमें ओंकोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ठीक है, तो वो ओंकोब्लास्ट सेल्स क्या आती हैं, वो 3 पेयर ऑफ काइटिनस हुक सिक्रीट करती हैं। ठीक है, तो 3 पेयर ऑफ काइटिनस हुक्स जो हैं आपके, वो इसी में आ जाते हैं, जो आपने डायग्राम में भी देखा होगा, है ना। और फिर ये यहाँ से आपका मूव करता हुआ जो ग्रेविड वाले हैं, ये दिस हेक्सागोनल लार्वा मूव्स इनटू ग्रेविड प्रोग्लोटेड, ग्रेविड प्रोग्लोटेड। ठीक है, तो ग्रेविड वालों में चला गया, और लगभग 30,000 से 40,000 लार्वा प्रेजेंट होते हैं एक प्रोग्लोटेड में। जो ग्रेविड प्रोग्लोटेड होता है उसमें 30,000 से 40,000 लार्वा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन मूव्स इनटू मैच्योर, मतलब ग्रेविड प्रोग्लोटेड। देन आगे आपका कि दीज ग्रेविड प्रोग्लोटेड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम दी
मेन पैरासाइट बॉडी जो आपका मेन टीनिया सोलियम है उससे डिटैच हो जाता है. सो these proglottid detached from the main parasite body, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अपोलाइसिस. पहले बता चुका हूँ मैं आपको अपोलाइसिस, ठीक है. जो सेगमेंट्स है वो आपके धीरे धीरे डिटैच करने लग जाएंगे. तो ये आपका हो गया अपोलाइसिस. देन उसके बाद आपका ये आपका फिर बॉडी से बाहर आ जाते हैं. दे गेट्स आउट विद द फीसिस ऑफ ह्यूमन, ठीक है. जो ह्यूमन है, मैन है, उसकी फीसिस के बाहर आ जाएंगे. और बाहर आने के बाद आपका जो इन्फेक्शन है सेकेंडरी होस्ट को, है ना, वो आपका करने की स्टेज में आ जाता है, ठीक है. तो पिग फीड्स ऑन दिस ह्यूमन फीसिस, ठीक है. तो पिग ने फीड करा एंड गेट्स इंजेस्टेड द oncosphere form and get ingested the oncosphere stage of टीनिया सोलियम, ठीक है. तो टीनिया सोलियम के जो ओंकोस्फेयर स्टेज है, जो मतलब हेक्सागन में हुक्स डेवलप होने के बाद जो बनी है, उसको हमने ओंकोस्फेयर स्टेज बोला. तो वो आपका इसके अंदर चला गया, ठीक है. अब इसके अंदर जाने के बाद क्या होगा कि सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो शेल है और एम्ब्रायोफोर जो हमने बनवाया था वो डिजोल्व हो जाएगा पिग के इंटेस्टाइन में, क्योंकि उसमें केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे. तो मतलब बेसिकली ये सिस्टिड होगा इस टाइम तक, क्योंकि शेल बनी हुई है, तो वो डिजोल्व हो जाएगा सिस्टिस का, ठीक है. तो आप लिख लो कि शेल आफ्टर एंटरिंग द इंटेस्टाइन ऑफ पिग, शेल एंड एम्ब्रायोफोर dissolved in pig's intestine, ठीक है. देन फ्री लार्वा एंड हुक्स डेवलप, क्योंकि 3 काइटिनस जो हुक्स इसने बनाए थे पूरी तरह डेवलप नहीं थे, अब यहाँ पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे. फ्री लार्वा एंड हुक्स डेवलप इन द इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट फॉर द अटैचमेंट, ठीक है. अटैचमेंट के लिए ये डेवलप हो जाएंगे. देन दीज हुक्स पेनिट्रेट द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ द पिग, ठीक है, एंड रीचेस टू द हार्ट, लिम्फ वेसल्स एंड मसल्स ऑफ द पिग, ठीक है. तो हमने इसको मसल्स में पहुंचा दिया. अब मसल्स में पहुंचने के बाद आगे क्या होगा अगले पेज पे बता दो, ठीक है. अब मूव क्या होता है, मतलब ये जो यही वाले आपके डेवलप हो जाते हैं ग्रेविड में, ठीक है. तो मूव की जगह ले लो कि दीज जो मैच्योर प्रोग्लोटेड हैं डेवलप्स इनटू द ग्रेविड प्रोग्लोटेड, ठीक है. कि यही रहेंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकते रहेंगे, क्योंकि ऊपर तो बर्डिंग चल रही है. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेना. तो ये आपका मसल्स में पहुंच गया, ठीक है. अब वहाँ पे आपका पड़ा रहेगा तो साइज में बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा, है ना. तो अपने अराउंड एक छोटा सा मतलब एक इन्वेजिनेशन करने लग जाता है. और इन्वेजिनेशन हुए हुए पार्ट को हम बोलते हैं प्रोस्कोलेक्स, ठीक है. तो इट गेट्स डेवलप एंड इंक्रीज इन साइज एंड देन इनवेजाइनेशन. देखो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो इनवेजाइनेशन का भी एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे हो रहा है, वो मैं उतना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है. इनवेजाइनेशन अकर्स एंड अ प्रोस्कोलेक्स इवेजिनेट्स, ठीक है, इवेजिनेट्स. तो प्रोस्कोलेक्स बन जाता है. मतलब स्कोलेक्स जो होता है ना टीनिया सोलियम के पास, उससे पहले वाली स्टेज जो होती है प्रोस्कोलेक्स, ठीक है. तो वो आपका बन जाता है. मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये एक प्री अडल्ट स्टेज है. क्या आपकी ये प्री अडल्ट स्टेज, क्योंकि अब इससे सीधा आपका ये अडल्ट बनेगा. और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं सिस्टीसेरस फेज या मेटासिस्टोडा फेज, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है. तो ये आपकी होती है सिस्टीसर्कस फेज या मेटासिस्टोडा भी बोलते हैं इसको, मेटासिस्टोडा मेटासिस्टोडा फेज, ठीक है. तो ये आपका, तो ये फिर वही है, इन्वेजिनेशन होता रहता है. उसके बाद आपका स्कोलेक्स वगैरह डेवलप हो जाता है, ठीक है. फिर ये क्या होता है आपका, ये मसल्स में जो है वो जो मसल्स में आपका वो स्टोर हो जाता है आपका, और उसको हम बोलते हैं आपका मीजली पोर्क, ठीक है. जब पोर्क जो है आपका, जिसमें सिस्टीसेरस फेज में ये स्टोर होता है, मतलब बेसिकली क्या होता है, इस सिस्टीसेरस लार्वा के अराउंड जो है ना आपका एक वाइट कलर की एक मेम्ब्रेन बन जाती है, उसको हम बोलते हैं सिस्टीसेरस सेलुलोज. क्या बोलते हैं इसको, सिस्टीसेरस बोले जा रहा हूँ, सिस्टीसर्कस
सेलुलोज। ठीक है, तो ये जैसे आपका जैसे मान लो ये मीट है, मसल्स है इसकी, तो यहाँ पर ये आपका ऐसे सिस्टी सर्कस फॉर्म में पड़ा होता है। इसके अराउंड एक आपकी मिल्की अपीयरेंस में आपकी एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम बोलते हैं सिस्टी सर्कस सेलुलोज। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे ना तो देखने से पता चल जाता है कि हाँ ये ख़राब है, मतलब अगर देखो सही से, बट वो पकने के टाइम पे ठीक हो जाता है, बट अगर प्रॉपरली नहीं पका हुआ है तो फिर ये आपका जिंदा रह जाता है। तो इसी पोर्क को जिसमें आपकी ये होती है इसको हम बोलते हैं मीजली पोर्क। ठीक है, सो द पोर्क विद दीज सिस्टीसेरस सेलुलोज इज कॉल्ड मीजली पोर्क। सो आपका ये हो गया मीजली पोर्क। ठीक है भाई, तो मीजली पोर्क इसको फिर क्या होगा, दिस मीजली पोर्क इज इंजेस्टेड बाय द दिस मीजली पोर्क इज इंजेस्टेड बाय द ह्यूमन थ्रू अनकुक्ड या थ्रू अनकुक्ड मीट। दिस फॉर्म is ingested by human through uncooked meat through consumption of uncooked meat. Then it enters into the intestine of men। ठीक है, तो ये आपकी इन्फेक्शियस स्टेज हो गई मीजली पोर्क जो इन्फेक्ट कर रही है आपका। ठीक है, तो अब ये इंटेस्टाइन में पहुंच गया, तो इंटेस्टाइन में जो है आपने जो इसने ब्लैडर वगैरह बनाया था, जो सब चीज़ इसने बनाई थी, वो आपका धीरे धीरे शेड ऑफ कर देगा और फिर अपना बडिंग शुरू कर देगा। और बडिंग शुरू करने के बाद आपका इसमें प्रोग्लोटेड बनते जाएंगे और फिर ये पूरा एक जो टीनिया सोलियम की फॉर्म है, अडल्ट फॉर्म, ये कर लेगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो कि आफ्टर एंटरिंग द इंटेस्टाइन बडिंग ऑफ प्रोग्लोटेड स्टार्ट, बडिंग ऑफ proglottid start and it develops into adult tinea solium। ठीक है, तो ये अडल्ट मतलब तो ये आपका टीनिया सोलियम की लाइफ हिस्ट्री के बारे में हो गया। तो इतना ही रखते हैं इसको। तो जो पसंद आया हो अगर लेक्चर, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।